हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गूगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं दौलत के खिलाड़ी का पार्ट नंबर 1। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धूल से हटी कार को देखकर स्पष्ट महसूस हो रहा था कि वह लंबा सफर तय करके इस शहर में पहुंची है। ड्राइविंग सीट पर देवराज चौहान और पीछे वाली सीट पर जगमोहन अदलेटा सा मौजूद था। कार जब शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी तो देवराज चौहान ने स्टीयरिंग में कोहनी फंसाकर सिगरेट सुलगाई। उठ जाओ, देवराज चौहान की आवाज सुनकर जगमोहन उठा। बाहर देखा। हम पहुंच गए? हाँ, थक गए 15 घंटों के सफर में। जगमोहन ने गहरी सांस ली। अब कहाँ जाना है? सीधा सत्तार खान के यहाँ? नहीं, देवराज चौहान ने कश लिया। पहले किसी होटल में। आधे घंटे के पश्चात ही दोनों 5 स्टार होटल के कमरे में थे। कमरे में पहुंचने के पश्चात दोनों ने नहा धोकर बैग में से कपड़े निकालकर पहने। देवराज चौहान ने कॉफी के लिए रूम सर्विस को कह दिया। बहुत थकान हो गई है। जगमोहन मुस्कुराया। तुम कॉफी पियो, मैं तो नींद लेने जा रहा हूं। सत्तार खान से बात नहीं करोगे क्या? देवराज चौहान भी मुस्कुराया। तुम कर लो। कहने के साथ ही जगमोहन आगे बढ़ा और बेड पर जा पसरा। वेटर कॉफी ले आया। देवराज चौहान ने अपना कॉफी का कप उठा लिया। जगमोहन का कप वहीं पड़ा ठंडा होता रहा। कॉफी पीने के दौरान देवराज चौहान के चेहरे पर सोचों के शांत भाव उभर रहे थे। कॉफी खत्म करने के पश्चात देवराज चौहान ने फोन मिलाया, बात की। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। सत्तार खान से बात कराओ। तुम कौन हो? वह मेरा इंतजार कर रहा है, उससे कहो। लाइन पर खामोशी छा गई। करीब 1 मिनट बाद सत्तार खान का स्वर कानों में पड़ा। कौन? देवराज चौहान। ओह, पहुंच गए तुम? तुमने तो कल आना था। माल तैयार है? बिल्कुल, कल से ही तैयार रखा है। तुम्हारे ही आने का इंतजार है। ले आओ। कहाँ? देवराज चौहान ने होटल का पता बताया। मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और सिगरेट सुलगा ली। 1.5 घंटे में ही सत्तार खान पहुंचा। दिल खोलकर देवराज चौहान से मिला। जगमोहन भी आया है? बेड पर सोए जगमोहन पर नजर मारता हुआ बोला। जवाब में देवराज चौहान ने सिर हिलाया। दोनों सोफे पर जा बैठे। अकेले आए हो? देवराज चौहान ने पूछा। अकेला मैं कभी भी बाहर नहीं निकलता। सत्तार खान मुस्कुराया। जिस दिन भी अकेला बाहर निकला वह दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे आदमी साथ है जो इस वक्त होटल के चप्पे चप्पे में फैले हैं। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। वैसे भी माल किसी और के हाथ भेज देता तो भी काम चल जाता, लेकिन मैं खुद ही तुमसे मिलना चाहता था। कई साल हो गए हमें मिले। 2 महीने पहले तुमने मेरा जो खास काम किया था तब भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। सिर्फ फोन पर ही बात हो पाई थी। अभी भी तुम रकम लेने कहाँ आते? वह तो मेरे बार बार फोन करने पर आए हो। कहने के साथ ही सत्तार खान ने जेब से छोटी सी थैली निकाली। यह लो, पूरे 50 लाख के हीरे हैं। उन काम के बदले जो तुमने किया और मेरे सिर से मुसीबत उतरी। ध्यान से देखना, जगमोहन करवट लेता हुआ बोला। 50 लाख के ही है या 40 के टिका रहा है? सत्तार खान मुस्कुराया। ले। सत्तार खान ने थैली जगमोहन की तरफ उछाल दी। तू ही देख ले। जगमोहन ने हीरो की थैली थामी और उठकर बेड पर ही बैठ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। इस शहर में कब पहुंचे? सत्तार खान ने देवराज चौहान को देखा। तुम्हें फोन करने से कुछ पहले ही। थकान हो गई होगी लंबे सफर से। जगमोहन ने नजरें उठाकर उसे देखा। क्या बात है खान, हमारी थकान की चिंता तू कब से करने लगा? जगमोहन ने होठ सिकोड़े। सत्तार खान हंसा। करनी ही पड़ती है, अपनों का ख्याल रखना ही पड़ता है। तू खाम का मक्खन तो लगाने से रहा खान। जगमोहन हीरो की थैली बंद करता हुआ बोला। सीधे सीधे ही बता दे कि तेरा कांटा कहाँ फंसा पड़ा है जिसे तू निकलवाना चाहता है। देवराज चौहान की निगाह सत्तार खान पर थी। जगमोहन के शब्दों पर सत्तार खान ने पहलू बदला। कांटा कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है, उसकी बेचैनी पर जगमोहन ने कहा। सत्तार खान के चेहरे पर उलझन उभरी। क्या परेशानी है सत्तार खान? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। सत्तार खान ने गहरी सांस लेकर कहा। इस सिलसिले में मैंने तुमसे बात करनी थी, तभी हीरो को लेकर मैं खुद हाजिर हुआ। देवराज चौहान की सवालिया निगाह उस पर टिकी रही। इस शहर के अंडरवर्ल्ड में मेरा दबदबा है, लेकिन इतना नहीं कि जितना विक्रम सिंह दलाल का है। दलाल इस शहर का सबसे बड़ा दादा है।
उससे दुश्मनी लेना मुसीबत गले डालने के बराबर है। हुआ क्या? जगमोहन ने पूछा। मेरा भाई बेवकूफी कर बैठा। उसने दलाल के 2 करोड़ के हीरो पर हाथ साफ कर दिया। सत्तार खान ने पुनः व्याकुलता से पहलू बदला। छोटे को मैंने अपने साथ ही धंधे पर लगा रखा था। उसकी वजह से दलाल मेरा भी दुश्मन बन गया। छोटे भाई की गलती की मैंने माफी मांगी। उसके हीरे भी वापस करने को तैयार था, लेकिन दलाल का कहना था कि उसे हीरो के साथ मेरा छोटा भाई भी चाहिए। अब अपने भाई को अपने हाथों से कैसे मौत के हवाले कर सकता था? आखिरकार मुझे कहना पड़ा कि मैंने अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया है और वह हीरो के साथ कहाँ है मैं नहीं जानता। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें सत्तार खान पर थी, परंतु दलाल को पूरा विश्वास है कि मैंने ही अपने भाई को कहीं छिपा रखा है। दलाल भाई को तलाश करवाने में लगा हुआ है, सत्तार खान ने होठ भींच कर कहा। और अपने भाई को तुमने ही छिपा रखा है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, इस तरह दलाल के हाथों उसे मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? लेकिन दलाल को देर सवेर यह मालूम हो ही जाएगा कि उसे मैंने छिपा रखा है। तब वह मेरे पीछे पड़ेगा और लफड़ा काफी बढ़ जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या ना करूं। सबसे बढ़िया रास्ता है कि अपने भाई को शहर से दौड़ा दो, देवराज चौहान ने कहा। मैं ऐसा ही करना चाहता हूं, लेकिन यह भी जानता हूं कि अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। क्यों? दलाल के आदमियों ने शहर में घेराबंदी कर रखी है। मेरे अधिकतर ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। मैं यहाँ आया हूं तो इसकी खबर भी अब तक दलाल तक पहुंच चुकी होगी। सत्तार खान विवश स्वर में कह उठा। ऐसी हालत में मैं अपने भाई को शहर से बाहर नहीं निकाल सकता और ज्यादा देर रख भी नहीं सकता कि अगर दलाल को विश्वास हो गया कि मैंने उसे छिपा रखा है तो। यह तुम्हारा और दलाल का मामला है सत्तार खान, देवराज चौहान ने कहा। इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह हालातों से वाकिफ हो। जो करना है वह तुमने ही करना है। मैं कुछ कर सकता होता तो कब का कर दिया होता, अपने क्रोध को दबाते हुए सत्तार खान ने कहा। लेकिन दलाल ने तो जैसे मेरे हाथ पांव बांध रखे हैं। जगमोहन ने देवराज चौहान पर निगाह मारी, फिर सत्तार से बोला। अब काम की बात पर आ जाओ। जगमोहन कह उठा। मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे छोटे भाई को इस शहर से निकाल दो। निकाल दें? हाँ, फिर वह 2 करोड़ के हीरो के साथ इस देश से बाहर निकल जाएगा। देवराज चौहान ने उनकी बातों में दखल न देते हुए सिगरेट सुलगाई। देश से बाहर चला गया तो दलाल उसे वहां भी खत्म कर सकता है, या फिर तुम्हारा भाई कभी भी अपनी बेवकूफी की वजह से वापस आ गया तो दलाल फिर। ऐसा नहीं होगा। क्यों? मेरा भाई इतना बेवकूफ नहीं है कि वापस लौटकर खतरा मोल लेगा। वैसे भी आने वाले वक्त में क्या मालूम मैं किसी मौके पर दलाल को खत्म कर दूं या दलाल मुझे खत्म कर दे। खैर, यह तो बात की बातें हैं। मैं चाहता हूं मेरा भाई इस शहर से निकलकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। मंजिल कहाँ है उसकी? सत्तार खान ने बताया। यह तो दूर है, आने जाने में 10-15 दिन लग जाएंगे। जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, सावधानी से जाना होगा। ऐसे में 2-4 दिन और ऊपर लग सकते हैं। सत्तार खान ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उसे। सत्तार खान, देवराज चौहान ने कहा, यह तुम्हारा और दलाल का। 1 मिनट, मैं कुछ कहूं? जगमोहन ने टोका। देवराज चौहान ने उसे घूरा। जगमोहन ने सक पकाकर देवराज चौहान पर से नजरें हटाई और बोला। तुम्हारे भाई को अगर मैं शहर से निकालकर दलाल से बचाकर उसकी मंजिल तक पहुंचा दूं तो फीस क्या दोगे? तुम क्या चाहते हो? 25 लाख, जगमोहन ने तुरंत कहा। मंजूर है। यह तो हुई तुम्हारे भाई की बात। अब मैं उन हीरो की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे भाई के पास होंगे। उन 2 करोड़ के हीरो को निकालने का क्या मिलेगा? क्या मतलब? मतलब यह कि रास्ते में हीरो की वजह से तुम्हारा भाई खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में हीरे खतरे में पड़ सकते हैं। हो सकता है किसी मौके पर तुम्हारा भाई बच जाए, हीरे ना बचे। उन्हें भी तो बचाना है। सत्तार खान ने पहलू बदला। समझ गया क्या चाहते हो। 25 हीरो का भी। ठीक है, कुल मिलाकर 50 लाख हो गया। सत्तार खान ने गंभीरता से सिर हिलाया। रास्ते में चाय पानी का खर्चा 10 लाख। 10 लाख? चाय पानी? सत्तार खान के होठों से निकला। मेरा इतना ही लगता है। जगमोहन ने लापरवाही से कहा। मौके और मजबूरी का अच्छा फायदा उठा रहे हो। खैर मनाओ, काम तो हो रहा है तुम्हारा। जगमोहन एहसान चढ़ाने वाले स्वर में बोला। वक्त है, वरना ऐसे छोटे मोटे काम करना तो मुझे भी पसंद नहीं। तो कुल मिलाकर 60 लाख हुआ। काम पूरा होने पर इनाम वगैरह देने की इच्छा हो तो बाद में वह भी बीच में जोड़ लेना। बोलो, काम कब शुरू करना है? मैं जल्द से जल्द अपने भाई को यहाँ से निकाल देना चाहता हूँ। ठीक है, आज रात ही मैं काम शुरू कर देता हूँ। रात को किसी को भेज कि वह मुझे तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दे, और एक बढ़िया सी कार भी साथ चाहिए। सब इंतजाम हो जाएगा। नोट कब दोगे? पहले, बाद में, जब कहो। वैसे तो मैं पहले ही लेता हूँ,
पैसे के मामले में मैं विश्वास नहीं करता किसी का, लेकिन तुम शरीफ बंदे हो। कोई खास बात नहीं, तुमसे वापस आकर ले लूंगा, माल तैयार रखना। सत्तार खान के जाते ही देवराज चौहान ने तीखी निगाहों से जगमोहन को देखा। तुम्हें दादाओं की लड़ाई में नहीं आना चाहिए था। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। मैं किसी की लड़ाई में नहीं आया। जगमोहन मुस्कुराया। सत्तार खान और दलाल का झगड़ा अपनी जगह है, उनके झगड़े से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैंने तो मौके का फायदा उठाया है। सत्तार खान फंसा पड़ा है, तभी मामूली से काम की इतनी बड़ी रकम दे रहा है। अगर उस दलाल को मालूम हो गया कि तुम उसके शिकार को शहर से बाहर निकालने जा रहे हो, तो वह हमें इस शहर से नहीं निकलने देगा। देवराज चौहान ने शब्दों को चबा कर कहा। ऐसा हुआ तो तुम सब कुछ संभाल ही लोगे। जगमोहन मुस्कुराया। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। मैं आज रात को ही सत्तार खान के साथ यहाँ से निकल जाऊंगा, जगमोहन ने कहा। मेरी जरूरत तो नहीं। नहीं, मामूली काम है। तुम वापस जाओगे क्या? शायद नहीं, इन दिनों फुर्सत में हूं। देवराज चौहान ने उसे देखा। तुम्हारी वापसी तक किसी शहर में रुकूंगा, साथ ही वापस चलेंगे। मैं कहीं और रहने का इंतजाम कर लूंगा। सत्तार खान को मालूम होगा कि मैं कहाँ हूं। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। तब शाम के 6 बज रहे थे जब फोन की घंटी बजी। हेलो, देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। कौन बोल रहा है? इस आवाज को देवराज चौहान ने पहले नहीं सुना था। तुम कौन हो? मुझे दलाल कहते हैं। देवराज चौहान से मेरी बात कराओ। बोल रहा हूं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर थी। सारा शहर मुझे जानता है देवराज चौहान। दूसरी तरफ से एक एक शब्द चबाकर कहा गया। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं तुम्हें। देवराज चौहान समझ गया कि दलाल के आदमी सत्तार पर नजर रख रहे होंगे। सत्तार खान यहां आया तो दलाल उसके बारे में जान गया था। सत्तार खान मिलने आया था। उसने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम उसके पीछे पड़े हो? हाँ, उसके छोटे भाई ने। सत्तार खान ने यह बात भी बताई थी मुझे। देवराज चौहान ने टोका। ऐसा है तो तुम्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम लोगों के मामले में दखल दे रहा हूं? देवराज चौहान मुस्कुराया। सत्तार खान तुमसे मिलने आया था। यह सत्तार खान और मेरा जाति मामला था। हमारी अपनी बात थी। मतलब कि तुम दोनों की बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं। दलाल की आवाज आई। नहीं, मैं दूसरों के मामले में कभी दखल नहीं देता। चाहो तो अपना पता तुम्हें बता देता हूं, जब तक कि मैं इस शहर में हूं। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। कोई जरूरी नहीं। मेरी निगाहें शहर के हर हिस्से पर रहती है। जिसका पता ठिकाना मालूम करने की जरूरत पड़ती है, मालूम कर लेता हूं। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। आने वाली आवाज में सख्ती आ गई थी। सुनकर खुशी हुई। मैं रिसीवर रख रहा हूं। दूसरी तरफ से दलाल ने पहले ही रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान ने रिसीवर रख कर जगमोहन को देखा। दलाल का फोन था। देवराज चौहान ने कहा। मुझे भी यही लग रहा था। जगमोहन ने हौले से सिर हिलाया। वह मुझे पहचान गया है। किसी ने खबर दे दी होगी। वह नहीं चाहता कि मैं उसके और सत्तार खान के मामले में दखल दूं। उसने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारे बारे में उसे कोई खबर नहीं, जो कि तुम्हारे हक में अच्छी बात है। सत्तार खान के भाई को शहर से निकालने और उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम तुम्हें बहुत एहतियात से करना होगा। दलाल खतरनाक आदमी लगता है। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मुझसे कोई लापरवाही ना हो, जगमोहन बोला। दलाल यही समझता है कि मैं अकेला हूं। उसके इस भ्रम को बनाए रखने के लिए मैं होटल से बाहर निकलूंगा। दलाल के आदमी मुझ पर निगाह रख रहे होंगे तो वह मेरे पीछे हो जाएंगे। ऐसे में तुम निश्चिंत होकर होटल से निकल सकते हो। चाबी रिसेप्शन पर देते जाना। ठीक है। सत्तार खान को फोन कर दो कि वह तुम्हें लेने के लिए अपना आदमी ना भेजे। इस तरह तुम दलाल के आदमियों की नजर में आ सकते हो। उससे पूछो कि कहाँ पहुंचना है। अंधेरा फैलते ही निकल जाना। जगमोहन फोन की तरफ बढ़ गया। शाम को 7 बजे देवराज चौहान होटल से निकला और पैदल ही एक तरफ बढ़ गया। वह जानता था कि अगर दलाल का कोई आदमी उस पर नजर रखने को मौजूद होगा तो अब तक उसके पीछे लग गया होगा और पीछे से जगमोहन बिना किसी खतरे और शक के होटल से निकल जाएगा। दोनों हाथ जेबों में डाले टहलता हुआ देवराज चौहान आगे बढ़ा जा रहा था। शाम की रौनक सड़कों पर बढ़ती जा रही थी। पैदल चलने वालों की और सड़कों पर वाहनों की बढ़ोतरी हो गई थी। यूं ही चलते चलते देवराज चौहान को आधा घंटा बीत गया। इस दौरान उसने एक बार भी पलटकर देखने की कोशिश नहीं की कि कोई पीछे आ रहा है या नहीं। तभी फुटपाथ पर चलते चलते भीड़ में किसी से टक्कर लगी। देवराज चौहान लड़खड़ाया और देखा जिससे टक्कर लगी वह 27-28 बरस का खूबसूरत नवयुवक था। किसी अच्छे घर का लग रहा था। कपड़े भी कीमती पहन रखे थे। सॉरी भाई साहब,
युवक बेहद शरीफाना अंदाज में मुस्कुराया। ध्यान कहीं और था, इसलिए टक्कर हो गई। आप ठीक तो हैं? हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। युवक सिर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। देवराज चौहान भी आगे बढ़ गया। चंद कदम बढ़ने पर एकाएक मन ही मन चौंका और हाथ जेब पर गया। जेब में मौजूद पर्स गायब था। देवराज चौहान ने पलटकर तुरंत उस युवक की तलाश में नजरें दौड़ाई, परंतु लोगों की भीड़ में वह कहीं भी नजर नहीं आया। वैसे भी उसके नजर आने की कोई आशा नहीं थी। उसके पर्स के साथ अब वह जाने कहां से कहां पहुंच गया होगा। पर्स में 3-4 हजार रुपए थे। देवराज चौहान के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और आगे बढ़ने लगा। पैंट की भीतरी जेब पर उसने हाथ लगाया। 50 लाख के हीरो की थैली वहीं मौजूद थी। कुछ देर बाद देवराज चौहान वापस पलटा और होटल की तरफ बढ़ गया। अंधेरा फैल चुका था। जगमोहन अब तक होटल से निकल चुका होगा। होटल पहुंचकर देवराज चौहान ने सत्तार खान से फोन पर बात की। जगमोहन पहुंच गया? देवराज चौहान ने पूछा। अभी तो उसके पहुंचने की खबर मुझ तक नहीं पहुंची। मालूम करो। उसके पहुंचते ही मुझ तक खबर पहुंच जाएगी। सत्तार खान की आवाज आई। मुझे तो खुद ही बेसब्री के साथ उसका इंतजार है। जब तक मेरा भाई खतरे से नहीं निकल जाएगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। सावधान रहना, दलाल को इस बात की पूरी खबर हो चुकी है कि तुम मुझसे मिले थे। वह मेरी हकीकत से वाकिफ हो चुका है। उसने फोन पर मुझसे बात भी की थी। देवराज चौहान ने कहा। ओह, वह मुझे इस मामले से दूर रहने की सलाह दे रहा था और मेरा दखल इस मामले में है ही नहीं। अच्छा हुआ जो बता दिया। आगे का काम मैं और सावधानी से करूंगा। 1 मिनट रुको। क्षणिक खामोशी के बाद सत्तार खान की आवाज आई। जगमोहन आ गया है। ठीक है, अब मेरे से संबंध बनाने की जरूरत बाकी नहीं रही। मैं 1-2 दिन में होटल छोड़कर दूसरा ठिकाना ढूंढ लूंगा और तुम्हें बता दूंगा। जगमोहन जब वापस आए तो उसे मुझ तक पहुंचा देना। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। जिस युवक ने देवराज चौहान का पर्स पार किया था वह कुछ ही आगे गया कि एक आदमी उसकी बाजू पकड़कर द्वार की तरफ ले गया। यह क्या कर रहे हो साहब? चुप रहो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, उसने कठोर स्वर में कहा। देवराज चौहान से क्या बात की? देवराज चौहान? युवक ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। हाँ, जिससे तुम टकराए थे। अच्छा, समझा। उसका नाम देवराज चौहान है। युवक ने सिर हिलाया। क्या बात हुई थी उससे? उसने पहले जैसे स्वर में पूछा। तेरे को क्या लेना देना उस्ताद? युवक ने मुंह बनाकर पूछा। सीधी तरह जवाब दे, मैं दलाल का आदमी हूं, समझा? ओह, युवक मन ही मन सतर्क हुआ और फौरन समझ गया कि मामला बड़ा है। उस्ताद जी, मैंने आपसे माफी मांगी और पूछा टक्कर लगने से उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या मतलब? अब अपने मुंह से क्या कहूं, अच्छा नहीं लगता। युवक धीमे स्वर में बोला। पॉकेट मारी का धंधा करता हूं। टक्कर मारने की आड़ में उसका पर्स मारा था। अगर कुछ गलत कर दिया है तो माफी चाहता हूँ। कहो तो उसका पर्स उसे वापस कर देता हूँ। अभी तो उसे खोला भी नहीं। सच कह रहा है? झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता हूँ। क्या नाम है तेरा? सूरज। भाग जाए यहां से। दांत भींच कर कहने के साथ वह आगे बढ़ने को हुआ कि सूरज ने टोका। भाई साहब, यह देवराज चौहान का नाम सुना हुआ लगता है। कौन है यह? उल्लू के पट्टे, उसने कहा जाने वाले स्वर में कहा। हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड में एक ही देवराज चौहान है जो डकैती मास्टर है। जाने कितनी बड़ी बड़ी डकैतियां उसने डाली है। कहने के साथ ही वह आगे बढ़ गया। सूरज ठगा सा रह गया। वह देवराज चौहान था, डकैती मास्टर देवराज चौहान। सूरज का हाथ जेब में पड़े पर्स तक पहुंचा। अगले ही पल सूरज तेज तेज कदमों से फुटपाथ पर वापस चल पड़ा। नजरें देवराज चौहान को खोज रही थी। वह उसे पर्स लौटा देना चाहता था, परंतु देवराज चौहान उसे मिला नहीं। वह 2 घंटे तक बेचैनी से वहीं भटकता रहा। अगले दिन सुबह सत्तार खान का फोन आ गया कि जगमोहन उसके छोटे भाई के साथ रात को शहर से निकल गया है। फोन सुनने के बाद देवराज चौहान पूरी तरह फुर्सत में था। अब उसे होटल छोड़कर रहने के लिए किसी और जगह का इंतजाम करना था। इस काम को सत्तार खान 2 पल में ही निपटा देता, लेकिन इस काम के लिए वह सत्तार खान को नहीं कहना चाहता था। देवराज चौहान ने होटल के पार्किंग में खड़ी कार उठाई और रहने के लिए जगह का इंतजाम करने के लिए वहां से चल पड़ा। अटेंडेंट ने धूल भरी कार को चमका दिया था। किसी जगह के इंतजाम में देवराज चौहान कई प्रॉपर्टी डीलर से मिला। सूरज परेशान था। देवराज चौहान को काफी तलाशा उसने। देवराज चौहान का पर्स कल शाम से ही वैसे ही उसकी जेब में था। उसे खोलकर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई थी उसकी। रात को भी वह ठीक से नींद नहीं ले पाया था। वजह एकमात्र, वह देवराज चौहान से मिलना चाहता था। सुबह मार्केट खुलने पर सूरज वहीं जा पहुंचा और इस आशा से इधर उधर टहलने लगा कि शायद कहीं देवराज चौहान नजर आ जाए।
कल देखा देवराज चौहान का चेहरा उसके मस्तिष्क में जैसे छप चुका था। नजर आने की देर थी, उसने फौरन पहचान लेना था। दोपहर का 1 बज गया। देवराज चौहान को ना तो नजर आना था, ना ही वह नजर आया। सूरज को लगा कि देवराज चौहान अब मिलने वाला नहीं। कल शाम को पर्स साफ करते समय देवराज चौहान से उसकी पहली और आखिरी मुलाकात हुई। हताश सूरज पैदल ही आगे बढ़ता चला गया। देवराज चौहान के न मिलने की वजह से उसका चेहरा थकान से भरने लगा था। कुछ आगे जाते ही उसे 5 स्टार होटल नजर आया। वह चौंका, ठिठक कर उसके होठ सिकुड़ने लगे। कहीं देवराज चौहान इसी होटल में तो नहीं ठहरा? हो सकता है शाम को वह टहलने के इरादे से होटल से निकला हो और उसने पॉकेट मार ली हो। सूरज को लगा वह ठीक दिशा में सोच रहा है। इस सोच के साथ ही उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। वह जल्दी से होटल में प्रवेश कर गया। रिसेप्शन पर पहुंचा। यस, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा। मिस्टर देवराज चौहान के बारे में मालूम करना है, वह किस रूम में ठहरे हैं? सूरज ने पूछा। जस्ट अ मिनट। उसके साथ ही रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर खोला और चेक करने लगा। मिस्टर देवराज चौहान कब ठहरे हैं इस होटल में? यह तो नहीं जानता, सूरज ने जल्दी से कहा, लेकिन उन्होंने आज ही यहां मिलने को कहा था। बोला था कि रिसेप्शन पर मेरे बारे में पूछ लेना। रजिस्टर देखने के पश्चात रिसेप्शनिस्ट सिर हिलाकर बोला, सॉरी सर, इस नाम का कोई कस्टमर 10 दिनों से हमारे होटल में नहीं ठहरा। सूरज को क्या मालूम था कि देवराज चौहान अपने दूसरे नाम सुरेंद्र पाल के नाम से ठहरा था। जो रास्ता नजर आया था वह भी बंद हो चुका था। सूरज उखड़े मूड के साथ होटल से बाहर निकला। वह उसे महसूस होने लगा था कि देवराज चौहान को ढूंढने की कोशिश बेकार में ही कर रहा है। अब वह मिलने वाला नहीं। सूरज होटल से बाहर निकला ही था कि तभी उसकी निगाह दाईं तरफ खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसे देखते ही वह ठिठक गया। यह वही आदमी था जो कल शाम उसे मिला था। खुद को दलाल का आदमी कहा था और पूछा था उसने देवराज चौहान से क्या बात की। सूरज की आंखों में चमक आ गई। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उस व्यक्ति ने भी उसे पहचान लिया था। उसके माथे पर बल आ गए थे। तुम? सूरज के पास पहुंचते ही अपने दांत भींचकर कहा, तू तो देवराज चौहान का ही साथी है। भगवान का नाम लो। सूरज फौरन कानों को हाथ लगा करके उठा। कहाँ मैं मामूली सा पॉकेट मार और कहाँ देवराज चौहान। मैं तो खुद उसे ढूंढता फिर रहा। क्यों भाई? कल उसका पर्स मारा था। तूने बताया कि वह देवराज चौहान है तो डर से नींद नहीं आई कि देवराज चौहान ने मुझे पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। सूरज ने घबराए से अंदाज में कहा। इसीलिए उसका पर्स वापस करने के लिए उसे ढूंढता फिर रहा हूं, लेकिन वह मिलता ही नहीं। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, तू तो मिल गया है, बस देवराज चौहान भी मिल गया समझो। क्यों, वह मेरी जेब में है क्या? नहीं नहीं, यह बात नहीं है। वो तो मैं कल ही समझ गया था कि तू देवराज चौहान पर नजर रखे हुए है। तभी तो तूने एकदम मुझे पकड़ लिया जब मैंने उसकी पॉकेट मारी। मेरे को इससे क्या कि तू उस पर क्यों नजर रख रहा है। वैसे तूने ही तो बताया था कि तू दलाल का आदमी है। मेरे को किसी मामले से कुछ लेना देना नहीं। कहकर सूरज ने दांत फाड़े। बस मुझे एक बार बता दो कि देवराज चौहान कहाँ है। उसका पता दे दो, मिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। चल दफा हो जाए यहाँ से। वह गुर्रा उठा। कैसे चला जाऊं? सूरज दृढ़ता से बोला, इतनी मुश्किल से तो कोई ऐसा मिला है जो देवराज चौहान के बारे में बता सकता है। अब तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। जानता नहीं मुझे? वह दांत भींच कर गुर्राया। दलाल का आदमी हूं मैं। मालूम है भाई, कल बताया था, लेकिन मैं तो तुमसे कुछ नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ इतना पूछ कि बता दो देवराज चौहान से कहाँ मिला जा सकता है। तो पागल तो नहीं है? अच्छे भले बंदे को क्यों पागल बना रहा है? मैं एकदम फिट हूँ। सूरज मुस्कुराया। फिट है तो भाग ले यहाँ से, वरना। उसके दांत भींच गए। यार तू तो भला आदमी लगता है। जरा सी बात पूछ रहा हूँ, बता दे, तेरा क्या जाता है? देवराज चौहान से मिलकर मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बता दे गुरु। मुझे तेरी जिंदगी पर तरस आ रहा है, तो उस तरस की खातिर ही बता दे। कहते हुए सूरज ने हाथ जोड़े। बहुत ढीठ है तू। मेरी जगह कोई और होता तो तेरी लाश पड़ी होती। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, इसलिए खून खराबा कम ही करता हूँ। अब सुन और दफा हो जा। देवराज चौहान कहीं गया है। उसके पीछे एक आदमी है। देर सवेर में देवराज चौहान यही वापस लौटेगा। मैं यहाँ पर तेरे जैसों पर नजर मारने के लिए मौजूद हूँ। बड़ी मेहरबानी। सूरज हाथ जोड़कर मुस्कुराया। ढेर सारा धन्यवाद। वैसे कब तक आशा है देवराज चौहान के वापस लौटने की? बोला तो कभी भी आ सकता है। दफा हो जाए यहाँ से। देवराज चौहान शाम को 5 बजे होटल पहुंचा। पार्किंग में कार रोकी और उतरकर होटल में प्रवेश कर गया। उसकी सतर्क निगाह आसपास घूम रही थी। वह सीधा अपने कमरे में पहुंचा और बाथरूम में प्रवेश कर गया। जब बाथरूम से वापस बाहर निकला तो कमरे में सूरज को खड़े पाया। तुम?
देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। बहुत मुश्किल से मिले हो, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। देवराज चौहान की निगाह दरवाजे की तरफ उठी। भीतर कैसे आए? ऐसे मामूली ताले खोल ही लेता हूँ। सूरज ने दांत फाड़े। तुमने कल मेरा पर्स मारा था। देवराज चौहान की निगाह उस पर थी। हाँ, भूल से ऐसा हो गया, कहते हुए सूरज ने जेब से पर्स निकाला और आगे बढ़ाकर टेबल पर रखता हुआ बोला, यह रहा आपका पर्स। मेरी बात का यकीन मानना, तुम्हारा पर्स मारते ही मुझे मालूम हो गया कि तुम देवराज चौहान हो। उसके बाद से ही तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं। पर्स लौटाने के लिए? देवराज चौहान ने उसे घूरा। हाँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर तीखे स्वर में कहा, बात गले के नीचे नहीं उतरती कि तुम पर्स वापस करने की खातिर मुझे ढूंढते फिर रहे हो। मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, पर्स मुझे मिल गया, अब तुम जाओ। सूरज हिचकिचाहट भरे अंदाज में देवराज चौहान को देखने लगा। अब क्या है? चाय तो पिला दो, कुछ देने आया हूं, लेने नहीं आया। चाय पीने की आड़ में तुम और ही बात करना चाहते हो। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। बैठो। सूरज जल्दी से बैठ गया। देवराज चौहान ने इंटरकॉम पर रूम सर्विस को 2 कॉफी के लिए कहा। फिर फोन पर सत्तार खान से दलाल का फोन नंबर लिया और दलाल से बात की। मैं देवराज चौहान बोल रहा हूँ। ओ, तुम? हैरानी हुई तुम्हारे फोन पर। कहो। तुम्हारे आदमी कल से मुझ पर नजर रखे हुए हैं। मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मेरी हरकतों पर नजर रखता रहे। उन्हें हटा लो, नहीं तो मुझे हटाना पड़ेगा। नाराज होने की जरूरत नहीं। दलाल का हंसी से भरा स्वर कानों में पड़ा। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम सत्तार खान के किसी मामले में दखल नहीं दे रहे हो, लेकिन रहने के लिए तुमने फ्लैट क्यों लिया? इसी शहर में जमने का इरादा है क्या? 10-20 दिन अभी मुझे यहीं रहना है। कोई आने वाला है, उसके साथ ही इस शहर से जाऊंगा, और इतने दिन किसी होटल में ठहरने में मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, मैं तुम पर से अपने आदमी हटा रहा हूं। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे रिसीवर रख दिया। तभी दरवाजा थपथपाकर वेटर ने भीतर प्रवेश किया और कॉफी के प्याले रखकर चला गया। बोलो। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा। असल में क्या बात करने आए हो? सूरज के चेहरे पर हिचकिचाहट भरे भाव उभरे। चुप क्यों हो? देवराज चौहान। सूरज सूखे होठों पर जीभ फेर कर क्या उठा। मैं तुम्हें अपना उस्ताद मानने लगा हूं। उस्ताद? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। हाँ, मैं चाहता हूं तुम अपने चरणों में मुझे जगह दे दो। क्यों? देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा। तुम्हारा साथ मिल गया तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। सूरज मीठे स्वर में बोला, वरना सारी उम्र पॉकेट मारी करता फिरूंगा और कभी ऐसा फंसूंगा कि सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। मेरे साथ रहकर तुम्हें क्या हासिल होगा? दौलत? तुम्हारे साथ एक डकैती में भी शामिल हो पाया तो मेरी सारी जिंदगी आसान से कट जाएगी। रुपये पैसे के लिए मुझे दर दर मुंह नहीं मारना पड़ेगा। कॉफी लो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान बिखरी हुई थी। सूरज ने जल्दी से कॉफी का प्याला उठाया और घूंट भरने लगा। तुम बहुत भोले हो। इतना नहीं जितना तुम समझ रहे हो, सूरज के होठों से निकला। तुम ऐसे आसानी से डकैती की बात कर रहे हो जैसे किसी की पॉकेट मारनी हो। बच्चों की तरह बात है। मैं जानता हूं डकैती करना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? तुम कोई डकैती करो और मुझे अपने साथ मिला लो। मैं यहाँ फुर्सत का वक्त बिताने आया हूँ, कोई काम करने नहीं आया हूँ। देवराज चौहान ने कहा, वैसे भी यह शहर मेरे लिए अजनबी है। ऐसा काम करने से पहले जगह की जानकारी बहुत जरूरी होती है। उसकी फिक्र मत करो, मैं शहर के रास्ते, नक्शा सब कुछ बता समझा दूंगा। तुम? सूरज। देवराज चौहान ने उसे टोका, बड़ी बातें ना करो। इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसकी पहुंच के भीतर हो। यह बात हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लो। तुम मुझे टाल रहे हो। यह बात नहीं, दरअसल तुम अपनी हद से बाहर का काम करने को कहे। मैं कुछ नहीं कह रहा मैं कुछ नहीं कर रहा। करना तो तुमने है, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा। सूरज दांत फाड़ कर क्या उठा। मुझे तो यह बता दो कि कौन सा छोटे छोटे काम मैंने करने हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया, फिर गहरी सांस ली। मैं यहाँ पर ना तो कोई डकैती करने आया हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। डकैती करने के लिए सबसे पहले जगह और आसपास का माहौल देखना पड़ता है, उसके बाद ही। यह काम मुझ पर छोड़ दो। सूरज जल्दी से क्या उठा। ऐसी जगह मैं तलाश करके दूंगा, इतनी समझ है मुझ में।
तुम्हारी पूरी तसल्ली करा दूंगा। मेरी बताई जगह पसंद ना आए तो बेशक इनकार कर देना। तुम मेरी बात समझने की कोशिश। मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूं। मैंने तो इतना कहा है कि अगर मेरी बताई जगह पसंद ना आए तो इनकार कर देना। डकैती मत करना, दोबारा नहीं कहूंगा। अच्छी बात है, देवराज चौहान ने बात टालने वाले लहजे में कहा। सूरज का चेहरा खुशी से दमक उठा। भूल से भी किसी को मेरे बारे में मत बताना, पुलिस को। चिंता मत करो, ऐसी बात मेरे मुंह से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सूरज ने जल्दी से कहा। कल सुबह मैं होटल छोड़ रहा हूँ। फ्लैट किराए पर लिया है, वहां फोन भी है। फ्लैट का पता और फोन नंबर तुम्हें दे देता हूँ। मुझसे तभी संबंध बनाना जब बहुत खास बात हो। सूरज ने फौरन सिर हिला दिया। सड़क किनारे फुटपाथ पर चलते चलते देवराज चौहान ठिठका और पलटकर पीछे देखा। दाएं बाएं देखा, भरा पूरा फुटपाथ था। कोई भी ऐसा इंसान नजर नहीं आया कि जिस पर वह शक कर पाता। आने वाले आ रहे थे और जाने वाले जा रहे थे। सिर को झटका देकर देवराज चौहान पुनः आगे बढ़ने लगा। देवराज चौहान के दिलो दिमाग में कुछ बेचैनी सी भरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। किसी की आंखों को वह अपने शरीर पर चुभता महसूस कर रहा था, लेकिन वह आंखें कहाँ है या किसकी है यह नहीं जान पाया था वह। हो सकता है यूं ही उसके मन का वहम हो। आखिरकार देवराज चौहान के मन में यह विचार उभरा। इसी तरह पैदल चलता चलता वह अपने उस फ्लैट पर पहुंचा जो उसने 3 दिन पहले किराए पर लिया था। फ्लैट में प्रवेश करके उसने खोज भरी दृष्टि हर तरफ डाली। सब ठीक था। दरवाजा भीतर से लॉक करके वह बाथरूम में प्रवेश कर गया। नहा धोकर बाहर निकला, फिर किचन में जाकर कॉफी बनाई। तत्पश्चात कॉफी का प्याला थामे वह उस खिड़की पर जा खड़ा हुआ जहां से बाहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। कॉफी के घूंट भरते हुए वह चारों तरफ निगाहें घुमाने लगा। करीब 10 मिनट वह वहीं खड़ा रहा, परंतु ऐसा उसे कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया कि वह यह सोच पाता कि कोई उस पर निगाह रखे हुए है। आखिरकार उसने यही सोचा कि यह उसके मन का वहम है। कॉफी खत्म करके वह खिड़की से हटा और गिलास किचन में रखकर सिगरेट सुलगा ली। तभी फोन की घंटी बजी। देवराज चौहान की निगाह फोन की तरफ उठी। किराए के फ्लैट का सारा सामान भी किराए का ही था, यानी कि फ्लैट के मालिक का। फोन भी वही लगा छोड़ गया था। बदले में देवराज चौहान ने किराया बढ़ा दिया था। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। हेलो, देवराज चौहान। हाँ, मैं सूरज बोल रहा हूँ। बोलो, देवराज चौहान ने सिगरेट का कष्ट लेते हुए शांत स्वर में कहा। एक बहुत ही मोटे माल का चक्कर है। बात दरअसल यह है कि सूरज, देवराज चौहान ने उसकी बात काटी। हाँ, ऐसी बातें फोन पर नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे फ्लैट पर आ जाता हूँ तब। अभी नहीं, शाम को आना 6-7 बजे के करीब। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। 6:30 बजे सूरज आया। देवराज चौहान ने खिड़की से ही उसे टैक्सी से उतरते देख लिया था। आओ सूरज, देवराज चौहान मुस्कुराया। 2-3 दिन हो गए हमें मिले। मुस्कुराते हुए सूरज सोफे पर जा बैठा। हाँ, तुम सुनाओ, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है ना? पॉकेटमारी का धंधा? सच बात तो यह है कि तुमसे मिलने के बाद पॉकेटमारी के धंधे में मन नहीं लगता। बस मोटा माल ही दिमाग में घूमता रहता है। खर्चे पानी के लिए कभी हाथ मार लिया तो जुदा बात है, नहीं तो नहीं। सूरज ने गहरी सांस लेकर कहा, फिर एकाएक ही बोला, अंदर की बात है। करीब 35-40 लाख का चक्कर है, हम वहां हाथ मार सकते हैं। 35-40 लाख? देवराज चौहान ने उसके शब्द दोहराए। हाँ, और खतरा न के बराबर। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान रंग गई। सूरज, जहां 35-40 लाख का मामला है वहां खतरा भी होता है, लेकिन इस मामले में कोई खास खतरा नहीं है। पहले पूरा मामला तो समझ लो। बोलो, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। सूरज ने सिर हिलाया, फिर कहना शुरू किया। इस शहर में किशोर साहू माना हुआ ज्वेलर्स है। लाखों करोड़ों का कारोबार चुटकियों में ही कर डालता है। साथ ही उसे डायमंड किंग के नाम से भी जाना जाता है। हीरो का तो खास फर्क ही है ही वह। हीरो के काम के लिए उसने अलग शोरूम खोल रखा है। वह बिना तराशे कच्चे हीरे लेता है और उन्हें अपने कारीगरों से तरशवा कर
खास ऊंचे दामों में बेचता है। बिना तराशे हीरो को वह दुकान पर नहीं छोड़ता, छोड़ भी देता है परंतु अगले दिन छुट्टी हो तो कभी नहीं छोड़ता, अपने साथ बंगले में ले जाता है। रात भर तिजोरी में रखता है उन्हें। फिर अगले दिन उसके कारीगर आते हैं और बंगले में ही उन हीरो को तराशने का काम शुरू हो जाता है। इस काम के लिए किशोर साहू ने उनके लिए अलग से जगह बना रखी है। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया और बोला, आगे। दो पल खामोश रहकर सूरज ने पुनः कहना शुरू किया, आज सोमवार है, अब शुक्रवार की बात पर आओ। शुक्रवार को बिना तराशे हीरो की डिलीवरी मिलने वाली है, दोपहर बाद 3-4 बजे के आसपास। अभी तो इतना ही मालूम हुआ है कि उन हीरो की कीमत 35-40 लाख के करीब होगी। 5-10 ज्यादा या कम भी हो सकती है, लेकिन उन हीरो की सही कीमत मैं तुम्हें शुक्रवार शाम को बता दूंगा। अब मैं शनिवार पर आता हूँ। जानते हो शनिवार को क्या तारीख है? देवराज चौहान ने तारीखों का हिसाब लगाया, फिर तुरंत बोला, 15 अगस्त। हाँ, यानी कि 15 अगस्त की छुट्टी। दुकान खुलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और 16 तारीख रविवार है, संडे है, और संडे को वह इलाका बंद रहता है जहाँ किशोर साहू का हीरो का शोरूम है। यानी कि 15 और 16 तारीख 2 दिन लगातार वह शोरूम बंद रहेगा। 14 तारीख यानी कि शुक्रवार दोपहर बाद किशोर साहू को जो बिना तराशे हीरो की डिलीवरी मिलने वाली है, उन्हें वह अपने साथ बंगले पर ले जाएगा और बंगले में मौजूद सेफ नुमा छोटे से बॉक्स में वह इन हीरो को रख देगा। और अगर वह शुक्रवार को वह हीरे अपने साथ बंगले पर ना ले गया तो वह यकीनन ले जाएगा, सूरज ने दृढ़ता भरे शब्दों में कहा। तुम यह बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? देवराज चौहान ने उसे देखा। इसलिए कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, खास तौर से जब 2 दिन शोरूम बंद रहा हो, तो वह बिना तराशे हीरो को अपने बंगले में ले जाकर अगले दिन सुबह कारीगरों को वहीं आने को कहकर शोरूम से चलता है और बंगले में ही उन हीरो को तराशता है। किशोर साहू की आदत है कि समय बर्बाद नहीं करना है। बिना तराशे हीरो को वह कभी भी अपने पास ज्यादा देर नहीं रहने देता। उन हीरो को सजा सवार कर फौरन शोरूम में रखवा देता है। उसका कहना है कि ग्राहक का कोई भरोसा नहीं, क्या मालूम उसे कौन सा हीरा पसंद आ जाए। जो काम धीरे धीरे 20 दिनों में होना होता है, वह उस काम को 5-6 दिनों में पूरा करवा देता है। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। तुम्हें यह सब बातें कैसे मालूम हुई? इस बात को रहने दो, सूरज ने बात टालनी चाहिए। शोरूम का कौन सा व्यक्ति तुम्हारे साथ मिला हुआ है? देवराज चौहान मुस्कुराया। सूरज के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। कम ऑन, जवाब दो मेरी बात का। शोरूम के किस आदमी ने तुम्हें यह सब बात बताई? तो यह सब तुम जानकर ही रहोगे। सूरज ने गहरी सांस ली। जानना जरूरी है। शोरूम की सेल्स गर्ल है। क्या नाम है उसका? शीतल लूथरा। तुम्हें कैसे जानती है? और यह सब बातें तुम्हारे बीच कैसे शुरू हुई? फंसाया था उसे मैंने। सूरज ने गहरी सांस लेकर कहा। खूबसूरत तो मैं हूं ही। एक दिन बस में आंखें मिली तो मिली ही रह गई। उसने मुझे पसंद किया, मैंने उससे। तीसरे दिन मैंने उससे बात कर ली। तब मुझे पता चला कि वह किशोर साहू नामी ज्वेलर्स की डायमंड शॉप में सेल्स गर्ल है। मेरी उससे बराबर मुलाकातें होने लगी। तब मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना किशोर साहू की डायमंड शॉप में हाथ मारा जाए। परंतु इस सिलसिले में मैं शीतल लूथरा से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने मुझे शरीफ घराने का युवक समझकर मुझसे दोस्ती की थी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर पूछने पर उसने बताया कि उसका पिता किशोर साहू के यहाँ ही हीरे तराशने का काम करता था। 20 बरस तक उसने किशोर साहू के यहाँ काम किया था। जब शीतल लूथरा ने अपनी पढ़ाई समाप्त की तो नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। तब उसके पिता ने किशोर साहू के आगे अपनी वफादारी का वास्ता रखा और शीतल को नौकरी देने को कहा। किशोर साहू ने शीतल लूथरा को देखा। वह पढ़ी लिखी तो थी ही, खूबसूरत भी है। किशोर साहू ने उसे नौकरी दे दी और इस बात के 6 महीने बाद ही शीतल लूथरा के पिता को बस ने कुचल दिया। अपने पति की मौत के गम में रो रो कर शीतल लूथरा की मां की आंखों की रोशनी चली गई और वह अंधी हो गई। यह है कम शब्दों में शीतल लूथरा का फैमिली बैकग्राउंड। सूरज बोलते बोलते रुका। सुन रहा हूं। उसका कोई भाई बहन नहीं है, वह अकेली औलाद है। 2 पल उनके बीच चुप्पी छाई रही। शोरूम में हाथ मारने को लेकर मैं बहुत परेशान बेचैन था, परंतु यह काम तभी हो सकता था जब शीतल लूथरा शोरूम के भीतरी हालात मुझे बताए। और शीतल लूथरा से पूछताछ करने का मतलब था खुद को शक के दायरे में लाना। बहरहाल
एक दिन बातों ही बातों में मैंने कहा कि वह अपनी अंधी माँ का इलाज क्यों नहीं कराती, तो वह कहने लगी, लाख रुपया लगता है, इतना पैसा तो है नहीं उसके पास और ना ही कहीं से वो आ सकता है। मैंने कहा कि तुम्हारा मालिक तो बहुत पैसे वाला है, वह चाहे तो लाख रुपया आसानी से दे सकता है। तो उसने कहा कि वह हद दर्जे का कंजूस है, फालतू का एक पैसा भी पल्ले से नहीं निकालता। कई बार सोचती हूँ ऐसा कोई हीरा उठा लूं जिसकी कीमत 1 लाख हो, ताकि उसे बेचकर अपनी माँ की आंखों को ठीक करा सकूं। और फिर इसी तरह शीतल लुथरा मुझसे खुलती चली गई। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं उसके लिए लाख रुपए का इंतजाम अवश्य कर दूंगा। मैं किसी तरह किशोर साहू के शोरूम के कुछ हीरे चुरा लूंगा और हम आधे आधे बांट लेंगे। सुनकर वह चौंकी, घबराई, फिर बोली, ऐसा मत करना, वहां पर हमेशा बहुत ही सख्त पहरा रहता है। कोई ऑफिस में मौजूद घंटी का बटन दबा दे तो सीधी पुलिस स्टेशन में बजती है और 5 मिनट में ही पुलिस वहां हाजिर हो जाती है। और शोरूम बंद होने के बाद तो सुरक्षा का और भी तगड़ा इंतजाम है, कोई भी उसे लूट नहीं सकता। सूरज ने ठिठक कर देवराज चौहान को देखा। फिर फिर उसने खुद ही कहा कि एक रास्ता है, उसमें खतरा कम है। और फिर शीतल लुथरा ने तुम्हें बताया कि किशोर साहू बिना तराशे हीरो को छुट्टी के एक दिन पहले अपने घर ले जाता है। तुम चाहो तो इन हीरो को लूट सकते हो। हाँ, उसने ऐसा ही बताया। और सोमवार को ही उसे कैसे पता चल गया कि शुक्रवार को दोपहर बाद शोरूम पर बिना तराशे हीरे आएंगे? देवराज चौहान ने सूरज की आंखों में झांका। मेरी सब बातें उससे हुई थी। शीतल लुथरा अपने विश्वास और काम के कारण किशोर साहू की सेक्रेटरी का काम भी करती है और ऐसी हर बातों की उसे खबर रहती है कि वक्त आने पर वह ही किशोर साहू को याद दिलाती है कि कब किसे क्या देना है और किससे क्या लेना है। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। मेरे ख्याल में किशोर साहू के घर से माल निकालना कठिन काम नहीं होगा, और मेरे ख्याल से किशोर साहू के बंगले से माल निकालना बेहद कठिन काम होगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबा कर कहा। किशोर साहू जैसा आदमी बेशक किसी को 1 रुपया ना दे, परंतु अपनी और अपने माल की सुरक्षा के लिए वह लाखों रुपये खर्च कर देगा। बिना तराशे हीरो को वह अक्सर बंगले पर ले जाता है, तो जाहिर है उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया होगा। सूरज ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम इस काम को इतना आसान मत समझना सूरज, यहाँ बहुत खतरे वाला काम होगा। ओह, तो इसका मतलब मेरी सारी कोशिश बेकार गई? सूरज के होठों से मायूस स्वर निकला। मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या मतलब? तुमने मुझे सारी बात बता दी है, अब मैं इस मामले को अपनी नजर से देखूंगा। अगर मुझे लगा कि यहाँ कुछ भी गुंजाइश है, 100 में से अगर 20% भी चांसेस है, तो यह काम अवश्य होगा। वेरी गुड, सूरज प्रसन्न हो गया। तुमने तो मेरी निकलती सांसें वापस लौटा दी। देवराज चौहान मुस्कुराया। सूरज, बड़े कामों के लिए बेहद ठोस प्लानिंग की जरूरत होती है। ऐसा प्लान जिसका हर सिरा मजबूत हो और बीच में अगर खुल भी जाए तो उसे फौरन बांधा जा सके। तुम्हारी तरह नहीं कि कुआं देखा और छलांग मार दी। कम से कम छलांग मारने से पहले कुएं की गहराई अवश्य देख लो, और कुएं से बाहर निकलने के रास्ते को तो पहले ही पहचान लो। ठीक कहते हो, सूरज ने सिर हिलाया। अगर तुमने हीरो के बारे में सोचा होता, सही ढंग से सोचा होता, तो तुम्हारे दिमाग में यह बात अवश्य आती कि हीरो को हम तब भी लूट सकते हैं जब किशोर साहू उन्हें शोरूम से बंगले पर ले जा रहा हो, यानी रास्ते में कहीं भी यह काम किया जा सकता है। ओह, इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। सूरज ने चौंक कर उसे देखा। हर तरफ ध्यान देना चाहिए। खैर, मैं देखता हूं इस मामले को। तो मैं कब आऊं? परसों शाम को इसी वक्त। सूरज विदा लेकर चला गया। इंस्पेक्टर महेश चंद्र, सिर के बाल पूरी तरह सफेद और चेहरा स्याह, गठा हुआ बदन, लंबाई 6 फीट। बुढ़ापा आना शुरू हो गया था, परंतु वह एकदम चुस्त दुरुस्त था। और सबसे खास बात तो यह थी कि अगले 23 दिनों में वह रिटायर्ड होने वाला था। 23 दिन बाद उसकी पुलिस की नौकरी पूरी हो जानी थी। 20 साल की उम्र में वह कांस्टेबल के रूप में पुलिस में भर्ती हुआ था और आज पुलिस इंस्पेक्टर की कुर्सी से रिटायर हो रहा है। इंस्पेक्टर महेश चंद्र जाति तौर पर बेहद कठोर पुलिसिया था। मुजरिमों को छोड़ना तो उसे आता ही नहीं था और मौका परस्त भी था। जहां से तगड़ा माल हासिल होने की आशा हो तो रिश्वत लेने का मौका भी वह नहीं चूकता था। वह जानता था रिटायरमेंट के पश्चात जो पैसा मिलना था उससे उसका गुजारा हो पाना नाकाफी था। परिवार के नाम पर उसकी इकलौती लड़की थी। बीवी को गुजरे बरसों हो गए थे। वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराना चाहता था
और इसका इंतज़ाम भी उसने कर लिया था। रिश्वत से बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया था उसने, इसलिए ना तो उसकी बेटी यानी अर्चना की शादी की चिंता थी उसे और ना ही बुढ़ापा बिताने की। इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने वर्दी पहनी थी कि अर्चना ने नाश्ता लाकर टेबल पर रख दिया। 26 वर्षीय अर्चना बला की जवान और खूबसूरत थी। साल भर पहले ही वह MA B.Ed करके हटी थी। महेश चंद्र अर्चना को देखकर मुस्कुराया। मेरी बेटी मेरा कितना ध्यान रखती है। महेश चंद्र कुर्सी खींच कर बैठता हुआ बोला। सोचता हूँ तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा। मैंने मैंने कहाँ जाना है पिताजी? अर्चना हैरानी से बोली। पगली, अपने घर, शादी के बाद। महेश चंद्र हंस पड़ा। छोड़िए ना पिताजी, जब वह वक्त आएगा तब देख लिया जाएगा। वक्त तो समझो आ ही रहा है। महेश चंद्र ने नाश्ता शुरू किया। 10-12 दिन में तुझे देखने वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पिताजी, अर्चना ने नाराजगी से कहा। आप फिर वही बात ले बैठे। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। अब कुछ ही दिन तो बचे हैं आपको रिटायर होने में और 6 महीने की छुट्टियां बाकी है। क्यों जाते हैं पुलिस स्टेशन? अब घर बैठकर आराम कीजिए। आराम? महेश चंद्र अजीब सी हंसी हंसा। बेटी, आराम तो अब मैं 23 दिन बाद ही करूँगा। एक बहुत ही अहम काम निपटाना है, बहुत जरूरी काम, जिसके लिए मैं रिटायरमेंट के करीब के ही दिनों का इंतजार कर रहा था और अब वह समय आ पहुंचा है। कैसा काम पिताजी? ऑफिस का काम है, तू नहीं समझेगी, महेश चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा और नाश्ते में पूरी तरह व्यस्त हो गया। अर्चना अपने काम में लग गई। 10 मिनट पश्चात महेश चंद्र नाश्ते से फौरिग हुआ और हाथ वगैरह धोकर बोला। बेटी, दरवाजा बंद कर लेना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा पिताजी। आज रात मेरा इंतजार मत करना, आने में देर हो जाएगी। कहने के साथ ही महेश चंद्र बाहर निकल गया। थाने से जीप उसे लेने आ गई थी, बाहर मौजूद थी। वह जीप में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। महेश चंद्र के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। पुलिस स्टेशन के ऑफिस में पहुंचते ही महेश चंद्र ने आदत के मुताबिक सिगरेट सुलगाई और आंखें बंद करके कश लेने लगा। आधी सिगरेट समाप्त होने पर उसने चाबी लगाकर अपनी टेबल का दरवाज खोला और उसमें से एक फाइल निकालकर उसे ध्यान से देखने लगा। करीब 15 मिनट वह फाइल देखता रहा। फिर उसे ड्रॉज में रखकर ड्रॉज लॉक किया। तत्पश्चात टेबल पर मौजूद बेल बजाई तो चपरासी भीतर आया। सब इंस्पेक्टर सुरेश वाडेकर को भेजो। चपरासी उल्टे पांव वापस लौट गया। मिनट भर बाद 35 वर्षीय सुरेश वाडेकर ने भीतर प्रवेश किया। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ। महेश चंद्र की गंभीर निगाहें सुरेश वाडेकर पर टिक गई। टाइम कितना हुआ है? दिन के 11 बज रहे हैं सर, सुरेश वाडेकर ने हैरानी से कहा। कहीं रेड डालनी हो तो पुलिस स्टेशन से ही कितने पुलिस वालों का इंतजाम हो जाएगा। मैं समझा नहीं सर, सुरेश वाडेकर चौंका। क्या नहीं समझे? महेश चंद्र ने तीखी नजरों से सुरेश वाडेकर को देखा। मेरा मतलब है सर, आप रिटायर होने वाले हैं, कुछ ही दिनों की तो बात है, तब क्यों आप रेड जैसे किसी झमेले में पड़ते हैं? सुरेश वाडेकर ने जल्दी से कहा। मैं तुम्हारा सीनियर हूं सब इंस्पेक्टर सुरेश वाडेकर, मुझे मेरा काम मत समझाओ। यस सर। मेरे सवाल का जवाब दो। करीब 40 व्यक्तियों का इंतजाम पुलिस स्टेशन से ही हो सकता है, सुरेश वाडेकर ने कहा। वैसे आप चाहे तो स्पेशल फोर्स भी बुला सकते हैं, मालूम है मुझे, परंतु मैं स्पेशल फोर्स बुलवाकर सारा मामला पहले ही नहीं खोलना चाहता। तब मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, जो कि मैं बताना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि रेड से पहले किसी को मालूम हो कि मैं किस चक्कर में हूं। सब इंस्पेक्टर वाडेकर ने गंभीर निगाहों से महेश चंद्र को देखा। रेड कहाँ डालनी है सर? जब रेड डालेंगे तब तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सुरेश वाडेकर खामोश हो गया। ठीक 1 बजे हम लोग यहाँ से चलेंगे, इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने एक एक शब्द चबाकर कहा। जाकर उनको तैयार रहने को कह दो जिन्हें तुम साथ ले जाना चाहते हो। यस सर, सुरेश वाडेकर ने कहा। महेश चंद्र का इशारा पाकर सब इंस्पेक्टर सुरेश वाडेकर बाहर निकल गया। उसके जाने के पश्चात महेश चंद्र अपनी कुर्सी से उठा और कमर पर हाथ बांधे दांत भींचे टहलने लगा। चेहरे पर कठोरता उभरी हुई थी। पुलिस स्टेशन से 4 जीपें हथियारबंद पुलिस वालों की भरी हुई निकली। 5वीं में इंस्पेक्टर महेश चंद्र और सब इंस्पेक्टर सुरेश वाडेकर थे। उनकी जीप अन्य सब जीपों से आगे चल रही थी। अन्य चारों जीपें उनका अनुसरण कर रही थी। सुरेश वाडेकर के चेहरे पर उलझन के भाव थे। वह इस बात को समझ रहा था कि इंस्पेक्टर महेश चंद्र इस मामले में गोपनीयता बरत रहा है।
जाहिर है कि कोई खास बात होगी, किसी खास आदमी को ही पकड़ना होगा, अन्यथा बात छिपाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि वह पुनः पूछे रेड कहाँ डालनी है, लेकिन अपनी इस इच्छा को उसने मन में ही दबाए रखा। वह जानता था इंस्पेक्टर महेश चंद्र इस बात का जवाब नहीं देगा। 20 मिनट पश्चात महेश चंद्र के इशारे पर सारी पुलिस जीपें सड़क के किनारे रुकी। सारे पुलिस वाले इकट्ठे हुए। वह कुल 45 थे। महेश चंद्र ने सबसे कहा, तुम सबको मेरे इशारे पर नजर रखनी है। जब मैं जिस इमारत की तरफ इशारा करूं तो हमें फौरन उस पर धावा डालना है। 6 पुलिस वालों को आगे की तरफ और 6 को पीछे की तरफ पहरेदारी पर लग जाना है। यह काम फौरन हो जाना चाहिए। बाकी सब मेरे साथ भीतर चलेंगे। भीतर पहुंचते ही हमें हर चीज को घेरे में लेना है। किसी को बाहर नहीं निकलने देना। कोई जबरदस्ती बाहर जाने की चेष्टा करे तो उसकी टांग पर गोली मारने में देर नहीं होनी चाहिए। सब पुलिस वाले इंस्पेक्टर महेश चंद्र की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अब 6 आगे और 6 पीछे कौन कौन रहेंगे यह बात वाडेकर बता देगा। बाहर वालों को और भी सावधान रहना है। जो कोई भी भीतर से भाग कर निकले उसे भागने नहीं देना है। इंस्पेक्टर महेश चंद्र बहुत ही प्यार भरे लहजे में सबको समझा रहा था। कुछ और जरूरी हिदायतें देने के पश्चात महेश चंद्र खामोश हो गया। सब इंस्पेक्टर सुरेश वाडेकर आगे बढ़ा और उन सब में से 12 पुलिस वाले छांट लिए। 6 आगे के लिए, 6 पीछे के लिए। वाडेकर चेहरे पर कश्मकश के भाव लिए महेश चंद्र के पास पहुंचा। महेश चंद्र ने इशारा किया, फिर सब पैदल ही आगे बढ़ गए। सब इंस्पेक्टर वाडेकर हिचकिचाहट भरी निगाह से बार बार महेश चंद्र को देख रहा था। महेश चंद्र सब नोट कर रहा था, महसूस कर रहा था, परंतु वह खामोश था। सर, वाडेकर ने हिचकिचाते हुए पूछा, कहीं आप ब्लैकमैन? शट अप सब इंस्पेक्टर वाडेकर, इस समय सिर्फ वही काम करो जिसके लिए मैं तुमसे कहूं। सुरेश वाडेकर ने तुरंत होठ भींच लिए, परंतु उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। महेश चंद्र का उसे उस तरह खामोश कर देना ही जाहिर था कि उसका विचार सही है। तभी महेश चंद्र के कदम सफेद रंग की 3 मंजिला इमारत के बाहर रुके। महेश चंद्र ने इशारा किया और फौरन सब पुलिस वालों को बता दिया कि यही इमारत उनका निशाना है। इसके साथ ही उसने रिवॉल्वर निकाल ली। वाडेकर 2 पल हिचकिचाता रहा, फिर उसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। फिर अगले ही पल सब एक्शन में आ गए। महेश चंद्र सुरेश वाडेकर के साथ रिवॉल्वर थामे भागता हुआ इमारत में प्रवेश करता चला गया और अन्य पुलिस वाले भी। इमारत में मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। यह चकला था, रंडी खाना 24 घंटे चालू रहता था। ग्राहक आते जाते रहते थे। जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली टाइम पूरा होने पर चले जाती थी और नई खेप आ जाती थी, और जिनमें से अधिकतर अच्छे शरीफ घराने की लड़कियां और युवतियां थी। कुछ पैसे की मजबूरी में, कुछ शौक में और कुछ अपने नशों या बुरी आदतों के खर्चे पूरे करने के लिए आती थी। इस इमारत में यह सब काम पिछले 4 सालों से चल रहा था और इसका मालिक था अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक शख्स ब्लैकमैन, जिसके एक ही इशारे पर वह सब हो जाता था जो होना असंभव होता था। बड़े बड़े नेता तक उसकी पनाह में जाते थे। मुश्किल आने पर पुलिस वाले तक उसे सलाम मारते थे, क्योंकि बंधा बंधाया मोटी रकम के रूप में महीना उनके घर पहुंचता था। सरकार की तनख्वाह एक दिन तो रुक सकती थी, परंतु ब्लैकमैन द्वारा भेजा जाने वाला महीना नहीं। बहुत तगड़े रसूख थे ब्लैकमैन के। उससे टकराने का हौसला किसी में भी नहीं था। यह बात जुदा थी कि ब्लैकमैन का रसूख कम करने के लिए उसका प्रतिद्वंदी जसवंत मेहरा यदा कदा उसके कंधे पर वार करता रहता था, परंतु इन वारों से तो ब्लैकमैन का बाल भी बाका नहीं होता था। ब्लैकमैन की बादशाहत में दखल देने का हौसला ना तो किसी पुलिस वाले में था और ना ही किसी नेता में। जो ब्लैकमैन को पसंद नहीं करते थे और उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखते थे, वह चुप्पी ओढ़ लेते थे। यही ब्लैकमैन की हवा थी, उसकी ही सब चलती थी। जिस किसी ने भी उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत की, उसका घर का घर तबाह हो गया। ब्लैकमैन की तारीफ में और भी ढेरों बातें थी। बहरहाल इसी ब्लैकमैन के ठिकाने पर महेश चंद्र ने रेड की थी। इस ठिकाने का मालिक उस्मान अली था, जो कि उस वक्त अपने ऑफिस नुमाए कमरे में मौजूद था। पुलिस वालों ने इमारत के भीतरी हिस्से भी घेर लिए थे। हर कोई ठगा का ठगा खड़ा रह गया था।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि ब्लैकमैन के ठिकाने पर पुलिस भी आ सकती है। इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने सब इंस्पेक्टर वाडेकर और 3 पुलिस वालों के साथ इस ठिकाने के संचालक उस्मान अली को घेर लिया। पहले तो उस्मान अली हड़बड़ाया, फिर महेश चंद्र का चेहरा देखते ही उसके चेहरे पर जहरीले भाव विद्यमान होते चले गए। तुम बूढ़े बैल हो इंस्पेक्टर महेश चंद्र, उस्मान अली हिकारत भरे स्वर में बोला। हाँ मैं, अच्छा हुआ जो तुमने पहचान लिया, वरना मुझे ही अपनी पहचान करवानी पड़ती। महेश चंद्र एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कह रहा था। अच्छी तरह से देख ले महेश चंद्र को, तुझ काले को क्या देखना है? 4 साल पहले का नजारा भूल गया जो आज फिर यहाँ आ गया है? पिछली बार तो तुझे बख्श दिया था, इस बार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। महेश चंद्र वहशी भाव में बोला। आज से 4 साल पहले जब मैं इस थाने का इंचार्ज बनकर आया था तो इसी अड्डे पर मैंने रेड की थी और तुम लोगों ने, तुम्हारे उस बाप ब्लैकमैन ने मेरी ऐसी तैसी फेर दी थी। तब मेरी प्रमोशन होने वाली थी और ब्लैकमैन के कहने पर सजा के तौर पर मेरी प्रमोशन रोक दी गई। यह सजा थी मेरे लिए कि मैंने बाजारू औरतों के पनपते अवैध धंधे को समाप्त करने की कोशिश की थी। लेकिन आज तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 3 सप्ताह बाद मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, यानी कि अब बाजी मेरे हाथ में है। सांप तो अपना बदला भूल सकता है उस्मान अली, लेकिन मैं नहीं, इंस्पेक्टर महेश चंद्र नहीं। मैंने तब ही सोच लिया था कि एक दिन मैं तुम लोगों पर भारी पड़कर दिखाऊंगा। अब नौकरी खत्म होने पर आई तो सोचा ब्लैकमैन के चंद ठिकाने समाप्त करके समाज का भला करता जाऊं, सो हाजिरी देने आ गया। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे, बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा, उस्मान अली गुर्राया। मेरे हाल की तुम फिक्र ना करो। अगर 4 साल पहले मेरी प्रमोशन न रुकवाने की अपेक्षा मुझसे बात करके थोड़ा बहुत दाना मुझे डाल दिया होता तो यह सब कुछ रहता। आज ब्लैकमैन के धंधों पर कहर ना गिरता, लेकिन ब्लैकमैन ने अपनी ताकत की आजमाइश मुझ पर की और आज इसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। मैं भी इसे बताऊंगा कि ताकत क्या होती है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि रिटायरमेंट के समय ब्लैकमैन को समझाऊंगा कि कुछ इंस्पेक्टर महेश चंद्र की तरह भी होते हैं। महेश चंद्र की आंखों में जैसे आंख की लपटें निकल रही थी। महेश चंद्र का रौद्र रूप देखकर उस्मान अली मन ही मन सिहर उठा। इतना तो वह जान चुका था कि महेश चंद्र अपने हर तरह के इरादों को बहुत पक्का करके आया है। सब इंस्पेक्टर सुरेश वाडेकर खुद को सामान्य बनाने की चेष्टा करता हुआ खड़ा था। वह इस बात को बखूबी समझता था कि ब्लैकमैन के ठिकानों पर हाथ डालने का मतलब क्या होता है, परंतु महेश चंद्र जाने किस धुनक में ऐसा खतरनाक कदम उठा बैठा था। वाडेकर को स्पष्ट लगने लगा कि महेश चंद्र अपनी रिटायरमेंट के दिन तक भी शायद जी ना सके। महेश चंद्र के होठों से मौत से भरा स्वर निकला। हाँ तो उस्मान अली, 4 साल पहले जब ब्लैकमैन ने सारा मामला तय कर लिया था तब तुमने क्या किया था, याद है? तब दोपहर का समय तुम पुलिस स्टेशन आए थे और मैं अपने ऑफिस में अकेला ही मौजूद था, याद है कि याद दिलाऊं? उस्मान अली ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उसका चेहरा फक पड़ा था। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं। तब तुमने मुझे पुलिस स्टेशन आकर धमकी दी थी और मेरे मुंह पर चांटा मारते हुए कहा था कि भविष्य में ऐसी हरकत मत करना, ब्लैकमैन के ठिकानों की तरफ देखने का भी हौसला नहीं करना, याद है? उस्मान अली ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। उस्मान अली, पुलिस स्टेशन में घुसकर तुमने मेरे चेहरे पर चांटा मारा जबकि मैं पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त शायद तुम भूल गए कि थाने का इंचार्ज अपने इलाके का बादशाह होता है, वह चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उस्मान अली ने अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पाया और बोला, छोड़ो महेश चंद्र पुरानी बातें, मैं नहीं, बातें वहीं से शुरू होगी। महेश चंद्र का काला चेहरा मौत के भावों से भरकर कुरूप हो गया। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है उस्मान अली, और तेरी जान लेने के बारे में बता दूं कि तू क्यों मर रहा है। तो इसलिए मर रहा है कि तूने थाने में आकर अपनी ताकत दर्शाते हुए मुझे थप्पड़ मारा था। नहीं, उस्मान अली ने चीख कर अपने दोनों हाथ आगे किए। तभी फायर का तेज धमाका हुआ। गोली उस्मान अली की छाती में जा लगी। वह पास ही मौजूद कुर्सी से टकराकर लड़खड़ाते हुए नीचे गिरा और कुछ ही पलों में वह मौत का निवाला बन गया। कमरे में कुछ क्षणों के लिए मौत से भरा सन्नाटा छा गया। महेश चंद्र ने पलटकर बूथ बने सब इंस्पेक्टर सुरेश वाडेकर को देखा।
सब इंस्पेक्टर वाडेकर। महेश चंद्र के होठों से सर्द स्वर निकला। यस यस सर। वाडेकर के होठों से सकपकाहट भरे स्वर में शब्द निकले। उस्मान अली कैसे मरा? कैसे? वाडेकर हड़बड़ाया, फिर फौरन ही उठा। सर, यह रेड के समय हम लोगों का मुकाबला करने की चेष्टा कर रहा था, हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर आप इसे शूट ना करते तो यह आपको ही शूट करने जाना था। गुड। महेश चंद्र ने सर्द लहजे में सिर हिलाया, फिर गर्दन घुमाकर उन तीनों कांस्टेबलों से बोला जो वहां मौजूद थे। सुना तुम लोगों ने सब इंस्पेक्टर वाडेकर ने क्या कहा? जी। बोलना नहीं इस बात को। महेश चंद्र की आवाज में मौत से भरे भाव थे। उस जगह से करीब 30 लड़कियों को और लगभग 20 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। लड़कों में अधिकतर उच्च घरानों की औलादें थी। 2 तो नेताओं के रोशन चिराग थे और 12 उस्मान अली के आदमी गिरफ्तार हुए। इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने पुलिस स्टेशन फोन करके दूसरे सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को बुलाया और सारा मामला उसे समझाकर गिरफ्तारों को उसके सुपुर्द करके खुद वाडेकर और साथ के अन्य सारे पुलिस वालों को लेकर वहां से रुखसत हुआ। 5 जीपों का काफिला पुनः आगे बढ़ गया। महेश चंद्र के चेहरे पर दृढ़ता के भाव छाए हुए थे। यह आपने अच्छा नहीं किया सर, वाडेकर धीमे स्वर में बोला। क्या? महेश चंद्र के होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। यही कि ब्लैकमैन के काम में दखल देना। वह बहुत खतरनाक आदमी है सर। जानता हूं। वह आपको नहीं छोड़ेगा सर, देख लेंगे। ब्लैकमैन अपनी तरफ किसी की भी उंगली देखना पसंद नहीं करता। तुमसे ज्यादा मैं ब्लैकमैन के बारे में जानता हूं। कोई नई बात बताओ। महेश चंद्र हर बात का जवाब लापरवाही से दे रहा था। वाडेकर से कुछ कहते ना बना। वह समझ नहीं पाया कि आखिर महेश चंद्र को ब्लैकमैन का खौफ क्यों नहीं है। इंस्पेक्टर महेश चंद्र का दूसरा निशाना ब्लैकमैन का जुआ घर बना। जुआ घर में मौजूद ब्लैकमैन के 3 खास आदमियों को महेश चंद्र ने कोने में ले जाकर शूट कर दिया। लाखों रुपया बरामद हुआ। कई आदमी पकड़े गए। महेश चंद्र ने वहां ऐसा हंगामा मचाया कि ब्लैकमैन का जुआ घर पूरी तरह तबाह हो गया और रिपोर्ट में लिखा गया कि यह सब मुकाबले में हुआ। महेश चंद्र ने वहां से सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को फोन किया जो अभी थाने पहुंचा था। उसने फौरन पुलिस वालों के साथ जुआ घर आने को कहा। प्रताप सिंह ने फोन पर बताया कि कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि आप फौरन उनसे बात करें। तो महेश चंद्र ने कहा कि कह देना तुम मुझे मैसेज नहीं दे सके। फोन पर बात नहीं हो सकी क्योंकि मैंने फोन रख दिया था। प्रताप सिंह फौरन पुलिस वालों के साथ जुआ घर पहुंचा। वहां से बरामद रकम और गिरफ्तार आदमियों को महेश चंद्र ने प्रताप सिंह को सौंपा और उसे कुछ समझाकर पुनः अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया। इसके बाद ब्लैकमैन के अन्य 2 ठिकानों पर महेश चंद्र ने रेड डाली। वह दोनों ठिकाने नशीले पदार्थों के थे। एक से लाखों का माल बरामद हुआ। वहां फुटकर और थोक में नशीले पदार्थ बेचे जाते थे। दूसरा ठिकाना नशीले पदार्थों का अड्डा था जहां पर करोड़ से ऊपर का माल स्टॉक में पड़ा था। दोनों अड्डों से करीबन 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। महेश चंद्र ने फौरन शहर के चंद बड़े अखबारों को फोन किया और नतीजे में वहां उन अखबारों के रिपोर्टर दौड़े आए। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्वीरें ली, पकड़े गए आदमियों की तस्वीरें ली, महेश चंद्र की तस्वीर ली, साथ में महेश चंद्र का बयान भी, जिसमें महेश चंद्र ने स्पष्ट कहा कि यह सारा माल और ठिकाना ब्लैकमैन का है। इस सारे काम से निपटते निपटते महेश चंद्र को रात के 12 बज गए। रात को 2:30 बजे महेश चंद्र अपने घर पहुंचा। पिताजी, अर्चना दरवाजा खोलते ही बोली, आप तो बहुत देर से आए। हाँ, आज कुछ काम ज्यादा था, महेश चंद्र ने थके स्वर में कहा, परंतु चेहरे पर दृढ़ता और क्रोध के भाव विद्यमान थे। तसल्ली भी थी कि आज वह जो भी करके आया है ठीक करके आया है। दरवाजा बंद करते हुए अर्चना पलट करके उठी। कमिश्नर साहब कई बार फोन कर चुके हैं। वह शायद बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हर बार उन्होंने यही कहा कि जब भी आप आते ही उन्हें फोन करें, वह ऑफिस में है। महेश चंद्र के होठ भींच गए, आंखों में बर्बरता आ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि कमिश्नर रामलाल केसरिया ने उसे क्या कहना है। खाना लगा दूं पिताजी? हाँ, खाना लगा दे और तू जाकर सो जा, महेश चंद्र ने वर्दी उतारते हुए कहा। अर्चना किचन की तरफ बढ़ गई। महेश चंद्र कपड़े बदलकर फौरिग हुआ ही था
कि फोन की घंटी पुनः बज उठी। महेशचंद्र ने कटुता भरी निगाहों से फोन को देखा। घंटी बजती रही। महेशचंद्र ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। घंटी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। महेशचंद्र ने कदम आगे बढ़ाया और रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो हेलो। दूसरी तरफ से उसके कानों में रामलाल केसरिया की आवाज पड़ी। हेलो। महेशचंद्र शांत स्वर में बोला। इंस्पेक्टर महेशचंद्र दिस साइड। हम कमिश्नर केसरिया बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से क्रोध में उफनती आवाज उसके कानों में पड़ी। यह तुमने क्या मजाक बना रखा है? जानते हो शहर में कितना हंगामा मचा हुआ है। कम से कम कुछ करने से पहले मुझसे तो बात कर लेते। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं। मैं समझा नहीं सर, क्या कह रहे हैं आप? महेशचंद्र की आवाज शांत थी। ज्यादा चालाक ना बनो इंस्पेक्टर महेशचंद्र। मैं ब्लैकमैन के ठिकानों पर हुई रेडों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैकमैन के ठिकानों को देखने की? तुम सर, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हिम्मत की बात कहां से आ गई? मैंने तो अपराध की जड़ों को समाप्त करने के लिए यह सब कदम उठाया है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। तुम इसे फर्ज पूरा करना कहते हो? कमिश्नर साहब ने सख्त स्वर में कहा। तो आप क्या कहते हैं सर इस बारे में जो मैंने किया है? इंस्पेक्टर महेशचंद्र, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। तुम्हें ब्लैकमैन के निजाम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए था, परंतु तुमने देखा ही नहीं, उसके कई आदमियों को शूट भी कर दिया। यस सर, वह मुझे शूट करने जा रहे थे। मैं सब समझता हूं। तुम सर, कमिश्नर साहब की बात काटकर महेशचंद्र ने स्थिर लहजे में कहा। सारा दिन मैं रेडो में व्यस्त रहा, बहुत थक चुका हूं, अभी खाना भी नहीं खाया। मैं सब समझता हूं महेशचंद्र, तुमने जानबूझकर ब्लैकमैन को निशाना बनाया है। सर, महेशचंद्र ने तीखे लहजे में कहा, यह सब बातें छोड़िए और आप मुझे यह बताइए कि जो कुछ मैंने किया है उसमें कानून विरोधी क्या है? कानून ब्लैकमैन के इशारे पर चलता है महेशचंद्र। और सर, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती। कानून सिर्फ अपने ही इशारे पर चलता है। अगर ब्लैकमैन के इशारे से चलता होता तो आज ब्लैकमैन के ठिकानों पर रेड नहीं पड़ती। तुम ब्लैकमैन को जानते हो? हाँ, अच्छी तरह शायद। फिर भी तुमने ब्लैकमैन की गर्दन पर हाथ डालने की जरूरत की? मैंने नहीं, कानून ने। ब्लैकमैन जो कर रहा है उसे रोकना कानून का फर्ज है। रोक लिया तुमने? नहीं, मैंने तो सिर्फ जरा सी कोशिश की है, और मैं तो शायद ब्लैकमैन को शरीर को छू भी ना पाऊं। कोई जाबाज ही होगा जो ब्लैकमैन को चुनौती देगा, और ऐसे जाबाज आजकल तो नजर नहीं आते। बहरहाल, अब तुम अपनी फिक्र करो। ब्लैकमैन की निगाहें अब तक तुम पर टिक चुकी होंगी। तुम्हारे लिए मौत का फरमान जारी हो चुका होगा, और इस मामले में अब कानून भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। आप जैसे अफसर होंगे तो ऐसा ही होगा सर। तब कानून ब्लैकमैन की मदद करेगा, मेरी नहीं, क्योंकि मोटी रकम आप जैसे लोगों को ब्लैकमैन देता है, मैं नहीं दे सकता। महेशचंद्र, कमिश्नर साहब की दहाड़ उसे फोन पर सुनाई दी। चीखने से कोई फायदा नहीं है सर, सच बात ही तो कही है मैंने। और फिर अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ। मेरी प्रमोशन रुकने का भी खतरा नहीं। इस बात की भी परवाह नहीं कि आप मुझे कोई घटिया थाना दे देंगे। अब मैं इन सब हदों से दूर हो चुका हूँ। तुम कल ऑफिस में आकर मुझसे मिलोगे? कमिश्नर साहब की आवाज में गुस्सा था। ओके सर। एक बात और सुन लो, ब्लैकमैन का कॉल गर्ल रैकेट और जुआ घर का मामला दबा दिया गया है। उसका कल सुबह अखबारों में कोई जिक्र ना होगा, समझे? और तुम भी इस बारे में अपना मुंह बंद रखोगे। लेकिन एक गलती तुम कर चुके हो। ब्लैकमैन के नशीले पदार्थों के गोदाम में प्रेस रिपोर्टर को बुलाकर और अपना बयान देकर इसकी सजा तुम्हें ब्लैकमैन अवश्य देगा। कुछ और सर? महेशचंद्र के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। कल सुबह तक अगर तुम जिंदा रहे तो सीधा मेरे ऑफिस में आ जाना। राइट सर। महेशचंद्र रिसीवर रखकर पलटा तो टेबल पर खाना पड़ा नजर आया, जिसे कि अर्चना उसे फोन पर व्यस्त पाकर रख गई थी। कुछ ही देर पश्चात महेशचंद्र शांत मुद्रा में खाना खाने में व्यस्त था। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। डोरबेल बजी तो देवराज चौहान की आंख खुली। उसने घड़ी की तरफ निगाह मारी। समय देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। देवराज चौहान फौरन बेड से नीचे उतरा और तकिए के नीचे रखी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। वह समझ नहीं पा रहा था कि आने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि उसने किसी भी जानकार को फ्लैट का पता नहीं बताया था। बहरहाल, देवराज चौहान ने सिटकनी हटाई और रिवॉल्वर थामे सावधानी बरतते हुए थोड़ा सा दरवाजा खोला तो उसके होठों से गहरी सांस निकल गई।
बाहर सूरज खड़ा था। देवराज चौहान दरवाजा छोड़कर पीछे हटा और आगे बढ़कर टेबल की दराज में रिवॉल्वर रखने के पश्चात सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तब तक सूरज दरवाजा बंद करके कमरे में आ गया था। अभी सो के उठे हो लगता है। सूरज ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, अब जरा चाय तो बना लाओ। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। अभी लो। सूरज फौरन किचन की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने बाथरूम में जाकर मुंह वगैरह धोया, फिर कमरे की खिड़की खोलकर कश लेते हुए बाहर झांकने लगा। सामने सड़क पर वाहन और लोग आते जाते दिख रहे थे। देवराज चौहान तब तक वहां खड़ा रहा जब तक कि सूरज चाय बनाकर नहीं ले आया। देवराज चौहान ने चाय का गिलास थामा और घूंट भरकर बोला, तुम्हें तो परसों शाम को आना था और तुम परसों सुबह आ गए, यानी कि आज? हाँ, सूरज ने दांत दिखाते हुए कहा। बस रहा नहीं गया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। किशोर साहू के मामले में कुछ किया? सूरज के चेहरे पर बेसब्री टपक रही थी। हाँ, कल सारा दिन इसी काम में लगा रहा, कहता हुआ देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। सब कुछ मालूम किया मैंने। तुम्हारी लाई सारी जानकारी सही थी, पूर्ण थी। तुमने जो भी कहा ठीक कहा। किशोर साहू के डायमंड के शोरूम में कल मैंने 3 घंटे बिताए। हर चीज को अपनी निगाहों से जांचा, परखा। शोरूम पर हाथ डालना भारी मुसीबत का काम है। वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है और उनके मुकाबले उसके बंगले में सुरक्षा के इंतजाम कुछ खास मजबूत नहीं है। ओ, तो तुमने उसके बंगले की भीतरी जानकारी भी हासिल कर ली? सूरज चौंका। हाँ, कैसे? काम करने का मेरा अपना ढंग है, तुम नहीं समझ पाओगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। इसका मतलब कि उन हीरो पर हाथ हम बंगले पर ही मार सकते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर? अभी एक बात बाकी है। क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम तब भी उन हीरो पर हाथ डाल सकते हैं जब शुक्रवार को किशोर साहू हीरे लेकर अपने बंगले की तरफ रवाना होगा। ओह, तुमने यह प्लान बनाया है? पूरी बात तो सुन ले, अपनी बात बीच में मत मारो। देवराज चौहान ने उखड़े स्वर में कहा। सॉरी, अब नहीं बोलूंगा। मैं यह नहीं मालूम कर पाया कि ऐसे मौके पर रास्ते के लिए किशोर साहू की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होते हैं। देवराज चौहान बोला। ओह, अब यह बात किससे मालूम की जा सकती है? किससे? सूरज की समझ में कुछ न आया। शीतल लुथरा से, तुम्हारी सहेली से, जो किशोर साहू के शोरूम में काम करती है। हाँ, यह बात तो शीतल लुथरा को बहुत अच्छी तरह मालूम होगी। इस समय शीतल कहाँ है? सूरज ने घड़ी में समय देखा, फिर कहा, 9:30 हो रहे। अब तो वह शोरूम में पहुंचने वाली होगी। कोई बात नहीं, हम आज शाम को उससे मिलेंगे जब वह घर के लिए रवाना होगी। हम? सूरज सक पकाया। हम की क्या जरूरत है? मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। नहीं, मेरा मिलना उससे जरूरी है। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ जो हमारे प्लान से वाकिफ है। अंधेरे में रहकर काम करने की आदत मुझे नहीं है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। सूरज हिचकिचाया, फिर बोला, बात दरअसल यह है कि वह मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं भविष्य में उससे शादी करने का विचार बनाए हुए हूँ। तुम उससे मिले तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। कहीं तुम उसके चक्कर में ना पड़ जाओ। देवराज चौहान हंस पड़ा। इस बारे में निश्चिंत रहो। पक्का? सूरज के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। वायदे के साथ पक्का? देवराज चौहान सूरज के बचकाने विचार पर मुस्कुराए जा रहा था। शीतल लुथरा बेहद खूबसूरत, तबाही चीज थी। छरहरा बदन, लंबा कद, जानलेवा शरीर। किशोर साहू ने उसे यूं ही उस डायमंड शोरूम में नौकरी नहीं दे दी थी। नौकरी देने से पहले ही वह जान चुका था कि शीतल लुथरा भी शोरूम में बैठी किसी डायमंड से कम नहीं लगेगी। शीतल लुथरा ने अपने खूबसूरत चेहरे को ठीक करने के बाद खुद को शीशे में निहारा, फिर हाथ में छोटा सा पर्स थामे शोरूम से बाहर आ गई। शाम के 7 बज रहे थे, छुट्टी हो गई थी उसकी। उसके कदम तेजी से बस स्टॉप की दिशा में उठने लगे। अभी वह कुछ ही आगे गई होगी कि एक कार ठीक उसके समीप आकर रुकी। वह हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई। बरबस ही उसकी निगाह कार की तरफ उठी। ड्राइविंग सीट पर देवराज चौहान बैठा था, जो कि उसे न देखकर सामने देख रहा था। कार से निगाह हटाकर वह आगे बढ़ने की सोच ही रही थी कि जाना पहचाना स्वर सुनकर वह ठिठकी। शीतल? शीतल लुथरा ने निगाहें घुमाई तो कार की पिछली सीट पर उसने सूरज को बैठे पाया। 2 पल के लिए वह सक पकाई सी खड़ी रह गई। आ जाओ, सूरज ने दरवाजा खोलते हुए कहा। शीतल लुथरा तनिक हिचकिचाई, उलझन भरी निगाह देवराज चौहान पर डाली, जिसने कि अभी तक उसे नहीं देखा था। फिर एकाएक फैसला करके वह आगे बढ़ी और कार की पिछली सीट पर जा बैठी। सूरज के दरवाजा बंद करते ही
देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। मैं तो कब से तुम्हारे इंतजार में यहाँ मौजूद था, सूरज ने एकाएक कहा। यहाँ कहाँ? शीतल लुथरा के होठों से निकला। डायमंड शोरूम के सामने। शीतल लुथरा ने व्याकुलता भरी निगाहों से कार ड्राइव करते देवराज चौहान को देखा। चिंता ना करो, अपना ही आदमी है। सूरज उसके मनोभावों को पढ़ता कह उठा। लेकिन यह है कौन? शीतल लुथरा ने दबे स्वर में पूछा। मेरा बड़ा भाई समझो। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है, शीतल लुथरा के होठों से निकला। मैंने यह कब कहा कि यह मेरा सगा भाई है? मैंने कहा है बड़ा भाई समझो। 2 पल के लिए शीतल लुथरा खामोश हो गई। कार किसकी है? इसी बड़े भाई की। सूरज के होठों पर मुस्कान उभरी। बात क्या है? आज बहुत घुमा फिरा कर बातें कर रहे हो। शीतल लुथरा ने सूरज के चेहरे पर निगाह मारी। ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझसे कुछ काम था? हाँ। क्या? कार में बैठे बैठे बातें नहीं हो सकेंगी, लेकिन इस समय मैं कहीं जा भी नहीं सकती, माँ इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा भी नहीं, कहीं रुककर बातें कर लेंगे, 10 या 15 मिनट लगेंगे। शीतल लुथरा सिर हिलाकर खामोश हो गई। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने कार को एक कॉलोनी के भीतर बने पार्क के सामने ले जाकर रोक दिया। तीनों पार्क में प्रवेश करके बेंचों पर बैठ गए। देवराज चौहान की मौजूदगी के कारण शीतल लुथरा व्याकुलता सी महसूस कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि सूरज उसे अपने साथ क्यों लिए फिर रहा है। शीतल, सूरज ने कहा, यह मेरा बड़ा भाई हम दोनों की सारी परेशानी दूर कर देगा। कैसी परेशानी? नोटों वाली परेशानी। यह बड़ा करामाती इंसान है। यह किशोर साहू के बारे में तुमसे चंद बातें पूछना चाहता है। जो पूछे तुम इसे बताती जाना। सूरज ने सिर हिलाया। शीतल लुथरा का चेहरा सफेद सा पड़ गया। तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे? शीतल लुथरा की आवाज में क्रोध था। क्यों? ऐसी बातें बाहर के आदमियों के सामने नहीं की जाती। और तुम? यह बाहर का नहीं, भीतर का आदमी है। मेरी तरह तुम इस पर भी भरोसा कर सकती हो। शीतल लुथरा के चेहरे पर असहजता के भाव उभर आए। मैं इस बारे में किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती। क्या मालूम तुम लोग सफल हो सको या नहीं, और बाद में बात खुलने पर मैं फंस जाऊं। पैसा एक हाथ ना लगे और मुसीबत गले पड़े सो अलग। तुम मुझे इस मामले में से बाहरी समझो। तुम पर किसी तरह की मुसीबत नहीं आएगी और थोड़ा सा पैसा पेशगी तुम्हें मिल जाएगा। देवराज चौहान ने अपना मुंह खोला। तुम हम पर पूरा का पूरा विश्वास कर सकती हो। कैसे करूं विश्वास? तुम्हें अपनी माँ की आंखों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए ना? शीतल लुथरा ने सूरज पर निगाह मारी, बोली। हाँ, तभी तो यह सब सोचा था। 1 लाख रुपया मैं अपनी कमाई में से इकट्ठा नहीं कर सकती और मेरी माँ कभी भी अंधेपन में ही चल बसेगी। मैं माँ की आंखों को रोशनी देना चाहती हूँ ताकि मेरी ही तरह वह भी दुनिया देख सके, उसे मुक्ति मिल सके। ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। हम अपना काम बाद में शुरू करेंगे। 1 लाख रुपया तुम्हें पहले मिल जाएगा ताकि तुम्हें विश्वास हो सके कि हम सही आदमी हैं, और बाद में हमारे हाथ जो भी लगेगा उसका भी तुम्हें मुनासिब हिस्सा दिया जाएगा। शीतल लुथरा गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगी। कब दोगे मुझे 1 लाख? कल। सूरज तुम्हारे पास पैसा पहुंचा देगा, देवराज चौहान ने कहा। सूरज अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। झूठ तो नहीं कह रहे? शीतल लुथरा के स्वर में शक के भाव थे। सूरज पर विश्वास करती हो? हाँ। देवराज चौहान ने सूरज को देखा। जो मैं कह रहा हूं वो इसे कह दो सूरज, देवराज चौहान ने उससे कहा। तुमने कहा, मैंने कहा, एक ही बात है। सूरज ना समझने वाले भाव में क्या उठा। शीतल लुथरा के चेहरे पर तसल्ली की हल्की सी परत तो भर आई। अब तुम मेरी बात का जवाब दो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। किशोर साहू डायमंड शोरूम से हीरो को अपने घर कैसे लेकर जाता है? कार पर। सिक्योरिटी का वह क्या इंतजाम रखता है? तब उसी कार में ड्राइवर के अलावा 4 गनमैन होते हैं। 2 तो ड्राइवर की बगल में होते हैं और 2 पिछली सीट पर किशोर साहू के दाएं बाएं बैठे होते हैं, और 4 गनमैन पीछे वाली कार में आ रहे होते हैं। अपनी सुरक्षा के प्रति वह बेहद चिंतित रहता है। तुम्हें मालूम है वह किन किन रास्तों से अपने बंगले पर जाता है? हाँ, 2 बार मैं ऐसे मौके पर उसके साथ जा चुकी हूँ, कहकर शीतल लुथरा ने उन रास्तों के बारे में बताया जहां से शुक्रवार शाम को किशोर साहू की कार गुजरनी थी। देवराज चौहान ने सारा रास्ता अपने दिमाग में बैठा लिया। और कोई बात जो हमारे काम की हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। शीतल लुथरा की आवाज में हल्की सी घबराहट थी। भगवान के लिए अगर तुम लोग फंस जाओ तो मेरा नाम मत ले बैठना। देवराज चौहान मुस्कुराया। चिंता मत करो। उसके बाद देवराज चौहान ने सूरज से कहा, जाओ इसे घर तक छोड़कर फ्लैट पर पहुंचो, मैं वहीं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। वह पैसा? शीतल लुथरा ने कहना चाहा। कल सूरज तुम्हें 1 लाख रुपया दे जाएगा, देवराज चौहान ने उसकी बात काट कर कहा। दोस्तों, कहानी का प्लॉट शुरू हो चुका है। यानी कहानी बेहद दिलचस्प है। एक तरफ देवराज चौहान अपने मिशन पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ
जगमोहन एक खतरनाक काम को अपने हाथ में ले बैठा है और बीच में है शातिर, खतरनाक गैंगस्टर, दलाल। देखते हैं यह सब जुगलबंदी क्या रंग लाती है और कहानी में किस तरह के रंग आते हैं आने वाले एपिसोड्स में। तो साथ में बने रहिए और मिलते हैं आपसे इसके सेकंड एपिसोड में शीघ्र ही। धन्यवाद।